अगर हम मानव के इतिहास के पन्नों को खोलकर देखें तो ऐसा लगता है कि मनुष्य ने सिर्फ वार ही अभी तक लड़े हैं, लड़ाइयाँ किए हैं, झगड़े किए हैं और कुछ भी नहीं किया हो। अगर रिकॉर्डेड हिस्ट्री को देखें तो मनुष्य ने अब तक 14,400 से भी ज़्यादा वार्स जो हैं उसने लड़े हैं। इस तरह मनुष्य का वार में इन्वॉल्व होना, वार करना ठीक है या गलत है, जायज़ है या नाजायज़ है, ये एक अलग विषय है। हमें तो इस चीज़ पर चिंता जतानी चाहिए कि जब वार होता है तब आम लोगों को कितनी जो है पीड़ा सहनी पड़ती है, कितनी चिंता देखनी पड़ती है। 3.5 बिलियन पीपल अब तक वार में जो है मर चुके हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं सीरिया वार की है, जिसमें कोई आदमी, चाहे क्या पता बाप हो या बेटा हो, लड़की को उठाते हुए भाग रहा है, अपनी ज़िंदगी को या उसकी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये तो सिर्फ एक तस्वीर है, एक पीड़ा का दृश्य है, और ऐसे अगर बिलियन लोग मर चुके हैं तो बिलियन ही पीड़ा की तस्वीरें होंगी, बिलियन ही कहानियाँ होंगी। लेकिन इन सब पीड़ा से बचने के लिए, वार से बचने के लिए अगर हम शांति चाहते हैं तो बैसिल लिटिल हार्ट का कहना है कि अगर आप शांति चाहते हो तो आपको वार को समझना होगा। वार को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं, मुझे वार में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मैं जहाँ रह रहा हूँ वो शांति वाली जगह है, फिर मैं वार में क्यों जो इतना इंटरेस्ट लूँ। तो ट्रॉट्स्की कहते हैं आप चाहे वार में इंटरेस्टेड हो ना हो, लेकिन वार आप में ज़रूर इंटरेस्टेड है। इसका मतलब है चाहे आप वार को लेकर गलत अंदाजे लगा लें, लेकिन वार जो है आप में इंटरेस्टेड है, कभी ना कभी ये आपके दरवाजे पर आ जाएगा और आपको भी इफ़ेक्ट कर सकता है। इसलिए उससे पहले जो हार्ट ने कहा है उसको समझिए कि वार को समझना ज़रूरी है। तो इसी वीडियो में हम वार को पूरे अच्छे से समझेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन के स्कॉलर वार को कैसे समझते हैं वो समझेंगे। हम इस वीडियो में समझेंगे कि वार का नेचर क्या होता है, किस चीज़ को हम वार कह सकते हैं या किस चीज़ को वायलेंस कह सकते हैं। अब तक वार के जो फॉर्म्स है वो कैसे चेंज होते आ रहे हैं, जैसे कि पोस्ट मॉडर्न वार क्या है, पोस्ट वेस्टफालियन वार क्या है, न्यू वार क्या है, ग्लोबलाइजेशन ने वार को कैसे प्रभावित किया, ये जो नए वार हो रहे हैं इनके क्या क्या फीचर है, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन सी कंट्री में हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन के स्कॉलर है वो वार को कैसे समझते हैं। तो जब हम वार की बात करते हैं आपके दिमाग में कुछ ऐसी ही तस्वीर आती होगी जिसमें सोल्जर जो है लड़ रहे हैं, काफ़ी नुकसान हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, गोलियां चल रही है, बम्स चल रहे हैं। तो वार को समझने के लिए क्लॉसविट्स कहते हैं कि वार जो होता है उसमें हमेशा फोर्स यूज़ की जाती है अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट। लेकिन वार में एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि वार कोई सडन इवेंट नहीं है, ये कंटिन्यूशन है ऑफ पॉलिटिकल इंटरकोर्स ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसी। मतलब स्टेट की पॉलिसी को कंटिन्यू करने का एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि सडन ही कोई इवेंट हो गया। वार स्टेट पॉलिसी में एक पार्ट है और कॉन्शियसली की गई एक्टिविटी होती है, ये क्लॉसविट्स कहना चाहते हैं। हैडली बुल के अकॉर्डिंगली वार एक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस है जिसमें एक पॉलिटिकल यूनिट दूसरे पॉलिटिकल यूनिट के अगेंस्ट लड़ता है। और तीसरी और आखिरी डेफिनेशन मिलती है हमें क्विंसी राइट से, जो ये कहते हैं कि वार में एक कन्फ्लिक्ट होता है, जो डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं वो आपस में लड़ते हैं। ज़्यादातर हमें वार जो है वो स्टेट्स में, नेशन में देखने को मिलता है, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस स्टेट के बिहाफ पर जो है लड़ाई करती है फ्रंट बॉर्डर पर। तो इस वार में मैग्नीट्यूड हो सकता है, यानी कितनी बड़ी डिस्ट्रक्शन है, कितनी देर तक चला, इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए वार का सीन जो है समझ सकते हैं कि वार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये समझ सकते हैं। वार का नेचर क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वार और वायलेंस में क्या कनेक्शन होता है। वार एक ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन वायलेंस को कहा जाता है। हमेशा जो वार है उसमें किसी ना किसी तरह की वायलेंस इन्वॉल्व होगी, और ज़्यादातर जो वार लड़े जाते हैं जैसे कि मैंने बताया वो स्टेट्स के द्वारा लड़े जाते हैं। लेकिन ये रिकॉग्नाइज करना बड़ा डिफ़िकल्ट है कि जो वायलेंस है वो किस तरह की वायलेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वायलेंस तो टेररिज्म में भी होती है, इंसर्जेंसी मूवमेंट्स में भी होती है, क्रिमिनल वायलेंस भी हो सकती है। इसलिए वार में वायलेंस ज़रूर इन्वॉल्व होती है, लेकिन हर वायलेंस को हम वार नहीं कह सकते। वार फिर किसको कहेंगे? क्लॉसविट्स अपनी बुक ऑन वार जो 1832 में पब्लिश होती है, और वार में लिखी गई अपने आप में ये क्लासिक टेक्स्ट है, बहुत पॉपुलर है, जिसमें ये समझाते हैं कि वार में वायलेंस तो इन्वॉल्व होती है, लेकिन वार का हमेशा कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। इसलिए वो कोट भी करते हैं, वार इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। सो वार में कोई रैंडम वायलेंस नहीं होती, उसका कोई पर्पस होता है, वो कुछ अचीव करना चाहता है वार में।
ग्लोबलाइजेशन ने वार को किस तरह से इफ़ेक्ट किया है, क्या उसने चेंजेस किए हैं? ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये हुआ कि वार जो पहले सिर्फ स्टेट में होते थे, लोकल कंटेक्स्ट में होते थे, इसका मतलब ये है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ लड़ रही थी, सिर्फ यहाँ तक वार सीमित थे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट को छोड़कर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टिसिपेट करने लगी, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टिसिपेट करने लगी, ग्लोबल मीडिया भी इन्वॉल्व होने लगा और इंटरनेट पर जो यूज़र हैं उनकी भी पार्टिसिपेशन वार को लेकर बढ़ने लगी। वो भी अपना एक परसेप्शन जो है वार में देने लगे। वार एक ऐसा इवेंट है जिसमें कन्फ्लिक्ट नहीं, रैदर कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। इस चीज़ को समझिए, वार में कन्फ्लिक्ट नहीं, कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। मान लीजिए अगर ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना ही ना जानते होते तो शायद इस लेवल के जो वार हमने देखे हैं, वर्ल्ड वार 1 या वर्ल्ड वार 2, ये हो ही ना पाते, क्योंकि वार में अनॉर्मस अमाउंट ऑफ कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तभी वार होते हैं जब एक दूसरे का साथ मिलकर एक पर्टिकुलर टारगेट डिफाइन करते हैं, पर्टिकुलर एनिमी डिफाइन करते हैं, स्ट्रेटजी जो है वो चाक आउट करते हैं और फिर वार में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत बड़ी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। मिशेल फूको इसको कहते हैं कि ये जो वार का इंस्टीट्यूशन है ये सोसाइटी की एक्चुअली मिलिट्री डिमेंशन है। सोसाइटी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मिलिट्री भी सोसाइटी का पार्ट है, ये मिलिट्री डिमेंशन भी सोसाइटी का हिस्सा है। वार यानी सोसाइटी का हिस्सा है। अब हमने ये समझना है क्या स्टेट जो है वो वार करते हैं, क्या वार की वजह से स्टेट पैदा होती है। ये दोनों इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। तो चार्ल्स टिली कहते हैं वार की वजह से स्टेट बनती है और स्टेट की वजह से वार बनते हैं। दोनों इतने इंटरकनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट को क्रिएट ही इसलिए किया गया था ताकि मनुष्य जो है वो वार कर सके। वारफेयर की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए ही स्टेट को क्रिएट किया गया था। क्या कारण था? क्योंकि जैसे जैसे आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ता गया, आर्मी का साइज ज़्यादा बढ़ता गया, वार बहुत कॉस्टली होते गए, तो इसके लिए एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी। तो इसीलिए स्टेट जन्म लेती है ताकि वार को किसी तरह से पॉसिबल बनाया जा सके। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव सिस्टम में सर्वाइव भी सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन कर सकती थी जो है स्टेट। तो स्टेट ही इंश्योर कर सकती थी वार हो सके। वार हमेशा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते। वार हो सकता है एडवांसमेंट भी लेकर आए, किसी तरह का चेंज भी लेकर आए। हमने अक्सर देखा है जहाँ पर वार होते हैं, जहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, वहाँ पर सरकारें जो हैं अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है, अच्छी रोड्स बनाती है ताकि आर्मी की जो मूवमेंट है वो जल्दी हो सके। दूर जो रिमोट एरिया है जहाँ पर उन्हें आर्मी को सेटअप करना पड़ता है, वहाँ फूड मैन्युफैक्चर या स्टोरेज इस्टेब्लिश करती है, कम्युनिकेशन को क्रिएट करती है वहाँ पर। तो वार जो है हमेशा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, वार कभी कभी एडवांसमेंट में भी कंट्रीब्यूशन देता है। ये भी चीज़ को हमने ध्यान में रखना है। अब हम समझते हैं पोस्ट मॉडर्न वार क्या होते हैं और इसका क्या नेचर होता है। सबसे पहली चीज़ है, जब से वार को ग्लोबलाइजेशन ने इफ़ेक्ट किया है, हमने देखा है मीडिया का रोल काफ़ी बढ़ गया है। मीडिया अब वार को लेकर ना एक अंडरस्टैंडिंग शेप करता है। घर बैठे आप लाइव वार भी देखते हो, उसी स्क्रीन पर जिसमें आप वार के रिलेटेड वीडियो गेम्स खेलते हो, उसी स्क्रीन पर आप एक्चुअल वार भी देखते हो। तो इसका मतलब आपको वार को सैंक्शन देते हो, सोसाइटी का सैंक्शन मिलता है जब वार को ऐसे लाइव दिखाया जाता है। तो आप भी एक साइड चूज़ करते हो कि मैं इस कंट्री की तरफ हूँ या उस कंट्री की तरफ हूँ, आप वार को सैंक्शन देने लगते हैं। सो मीडिया ने क्या किया है, वार को सिर्फ शेप नहीं, लोगों की अंडरस्टैंडिंग शेप नहीं की, वार को और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, पूरी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलती है अपने घर बैठकर। और इससे भी बड़ी चीज़ ये है, जर्नलिस्ट जो है वो अब तक जो थे वो पहले तो जर्नलिस्ट थे, ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन अब वो वार में एक्टिव पार्टिसिपेंट बन चुके हैं। सोल्जर की तरह वार में डेंजर फेस करते हैं। अगर एक साइड सोल्जर बंदूक ताने खड़ा है और दूसरी साइड उसके साथ ही जर्नलिस्ट जो है अपना कैमरा लेकर वार को रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये पिक्चर से आपको साफ दिखाई देता है कैसे मीडिया का रोल जो है काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। दूसरी चीज़ पोस्ट मॉडर्न वार में हमें ये देखने को मिलती है कि पिछले कुछ डिकेड से हम ये देखते हैं कि स्टेट जो है वो डायरेक्टली वार में इन्वॉल्व नहीं होती, कभी कभी वो वार को आउटसोर्स भी करती है। इसका मतलब है कि कुछ मिलिट्री सर्विसेज जो है, जैसे एयरक्राफ्ट चाहिए या वेपन्स चाहिए, वो प्राइवेट कॉरपोरेशन से एक्वायर करते हैं। इंडिया की भी जो DRDO ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने भी प्राइवेट फर्म्स को जो है एक कॉन्ट्रैक्ट किया है मिसाइल डेवलपमेंट के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए।
तो ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट कॉरपोरेशन होती है, इसे हम पीएमसी कहते हैं, प्राइवेटाइज्ड मिलिट्री कंपनीज। ये वो चीज़ें स्टेट को देते हैं जो स्टेट को वार में लड़ते वक्त चाहिए। तो ये वार रिलेटेड सर्विसेज जो है स्टेट्स को प्रोवाइड करती हैं। पीएमसी ने सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल अगर प्ले किया है तो वो 2003 में हमें दिखाई देता है, जब यूएस जो है इराक में इन्वेजन करता है, इराक पे अटैक करता है। पोस्ट मॉडर्न वार में हमें टोटल वार भी देखने को मिलता है। 20वीं सेंचुरी में हम देखते हैं कि एक टोटल वार का जन्म होता है। टोटल वार किसे कहते हैं? जब सारे जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मिलिट्री रिसोर्सेज स्टेट के, वो मोबिलाइज कर लिए जाए। मतलब सब कुछ ना ज़िंदगी में थम सा जाता है और सारे लोग जो हैं वो वार में इन्वॉल्व हो जाती है। आपकी लाइफ जो है वो सिर्फ वार के इर्द गिर्द घूमने लगती है। चाहे बच्चे हो, चाहे औरतें हो, सभी वार में जो है इन्वॉल्व कराए जाते हैं। एक तरह से पूरा समाज ही वार में इन्वॉल्व हो जाता है। रेमंड एरन ऐसे वार को हाइपरबोलिक वार की टर्म से डिनोट करते हैं कि ऐसे वार जो है वो हाइपरबोलिक वार है। न्यूक्लियर टैबू हमें देखने को मिलता है पोस्ट मॉडर्न वार में। न्यूक्लियर टैबू क्या है कि इंसान ने एक तो वार को जन्म दिया, दूसरी चीज़ है उस वार को बेहतरीन तरीके से लड़ने के लिए, या अपने डिफेंस के लिए, या अग्रेशन के लिए उसने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया। अब न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया, स्ट्राइक कितनी बार किया, यानी यूज़ कितनी बार किया? सिर्फ एक बार। एक बार ही न्यूक्लियर वेपन यूज़ हुआ है, वो है जापान के अगेंस्ट। उसके बाद कभी न्यूक्लियर वेपन को यूज़ ही नहीं किया गया। तो इसी वजह से जो नीना तानेवाल्ड है वो कहते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन को ये यूज़ नहीं कर रही स्टेट, अब हम कह सकते हैं कि इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि हमने न्यूक्लियर टैबू डेवलप कर लिया है। हमें न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करने से कोई डर या खतरा लगता है, इसलिए न्यूक्लियर टैबू को डेवलप कर लिया है। न्यूक्लियर वेपन तो डेवलप करते जा रहे हैं बट उसे यूज़ नहीं कर रहे। सो देयर इज़ ए न्यूक्लियर टैबू एट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पोस्ट मॉडर्न वार में डीजेनरेट वार भी आते हैं। मार्टिन शाह जो है वो जेनोसाइड और वार में क्या लिंक होता है वो अपनी बुक वार एंड जेनोसाइड में हमें बताते हैं। वो कहते हैं जेनोसाइड जो होती है वो एक्चुअली जब वार चल रहे होते हैं उसके बीच में ही होते हैं, क्योंकि जेनोसाइड भी एक वार की फॉर्म की तरह है जो हमेशा सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करती है। मार्टिन शाह ऐसे वार जिसमें जेनोसाइड इन्वॉल्व हो, जिसमें सिविलियन पॉपुलेशन को बहुत भारी लेवल पर जो है अटैक किया जाता है, उसे डीजेनरेट वार कहते हैं। जिसमें स्टेट को टारगेट नहीं किया जाता, मतलब स्टेट तो टारगेट है ही, लेकिन सिविलियन पॉपुलेशन को स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय किया जाता है, डिस्ट्रक्ट किया जाता है। तो जेनोसाइड जो हो गया वो फिर क्या हो गया? मार्टिन शाह के अकॉर्डिंगली डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलियन ग्रुप। जानबूझकर सिविलियन पर अटैक किया जाता है, उस स्टेट के सिविलियन पर जिसके अगेंस्ट जो है लड़ाई लड़ी जा रही है, वार लड़ा जा रहा है। डीजेनरेट के बाद या पोस्ट मॉडर्न वार के बाद कुछ वार और भी तरह के आते हैं जिसे कहते हैं न्यू वार। मैरी कल्डोर ने ये टर्म कॉइन की थी न्यू वार की, और ये कहते हैं कि मिड 1980s में ऐसे वार डेवलप होते हैं। इनका कारण क्या है? ग्लोबलाइजेशन इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स है। तो ये वार ग्लोबलाइजेशन की वजह से आते हैं। उसका वजह है कि ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए हम देखते हैं कि 1980s या 90s के बाद स्टेट जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रही है, कोलैप्स हो रही है, टूट रही है। स्टेट वैसे कंट्रोल्ड नहीं रही, स्टेट के पास वैसी अथॉरिटी या पावर नहीं रही ताकि वो अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को या इंडिपेंडेंस को बना रखें। स्टेट अब कोलैप्स हो रही है, टूट रही है। तो अर्लियर जो वार इमर्ज होते थे हम उसमें क्या देखते थे? उसमें जो थे वार तब होते थे जब स्टेट राइज करती थी, स्टेट इमर्ज होती थी। अब न्यू वार में क्या है? जब स्टेट कोलैप्स हो रही है तब वार हो रहे हैं। तो इसमें क्या चीज़ है? इसमें ये चीज़ है कि ये जो वार हो रहे हैं ना, ये विद इन स्टेट हो रहे हैं। तो मैरी कल्डोर के अकॉर्डिंगली 95% आर्म्ड कन्फ्लिक्ट जितने वर्ल्ड पर हो रहे हैं जब विद इन स्टेट हो रहे हैं, यानी कि स्टेट एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ नहीं लड़ रही, स्टेट के अंदर ही जो है ये जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट चल रहा है। कई कारण हो सकते हैं इसके, वो क्या क्या हो सकते हैं वो भी देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जो पुअर स्टेट होती है हम उसमें वार को देखते हैं। न्यू वार ज़्यादातर ओकर ही वहाँ पर होते हैं जहाँ पर स्टेट की परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, गरीब है, इकॉनमी डाउनफॉल चल रहा है, वहाँ पर ये वार हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ पर स्टेट की पावर डिक्लाइन हो रही है, करप्शन है, क्रिमिनैलिटी है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? वायलेंस प्राइवेटाइज हो जाती है, मतलब कुछ प्राइवेट ग्रुप जो है वो उठते हैं। सिविलियन में से जो है पैरामिलिट्री ग्रुप बनने लगते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रो होने लगते हैं, स्टेट की अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो है वो कोलैप्स कर जाती है, और अलग अलग जो गैंग
वारलोड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और उनमें वार चलती है, एक सिविल वार जैसी सिचुएशन बनती है। सो इसमें सोल्जर और सिटीजन का जो गैप होता है वो बिल्कुल ब्लर हो जाता है, हम पहचान ही नहीं सकते कि सोल्जर कौन है और सिविलियन कौन है या सिटीजन कौन है। तो ये न्यू वार की जो है एक करेक्टरिस्टिक्स है। पोस्ट वेस्टफैलियन वार की भी बात की जाती है। ये भी वार जैसे न्यू वार होते हैं वैसे ही होते हैं, सब स्टेट वार कहते हैं। इसे पोस्ट वेस्टफैलियन वार क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि पहले जो वार होते थे वो स्टेट में होते थे। वेस्टफैलियन ट्रीटी किसे कहते हैं? वेस्टफैलियन ट्रीटी उसे कहते हैं जिसमें स्टेट ने जन्म लिया था, जिसमें सोवरेनिटी की आइडिया ने जन्म लिया था। लेकिन अब जो वार है, क्योंकि स्टेट के बाद वार लड़े जा रहे हैं जिसमें स्टेट का इतना रोल नहीं है, वो सब स्टेट वार कहते हैं, इसलिए इसे पोस्ट वेस्ट